चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे क्लास में। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने ऑप्टिक्स की शुरुआत की थी। हम लोग सेकंड एनसीईआरटी के बुक्स का सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। ठीक है। ये ऑप्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था और ये हम लोग लगता है कि मिरर, बस खुलते खुलते शुरू हो गया बाबू करामाती। हम लोग प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के फॉर्मेशन तक ये सारी बातें देख चुके थे, है ना। और प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज में एक प्रॉपर्टी थी बाबू, लैटरल इन्वर्सन। ठीक ना। लैटरल इन्वर्सन के बारे में हम लोग को पढ़ना था। एक्चुअली डिस्कशन तो हो चुका था, लेकिन लास्ट में किसी ने सवाल उठाया था, इसलिए हम लैटरल इन्वर्सन से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। लैटरल इन्वर्सन यहाँ देखिए बगल में डायग्राम में हमने बड़ा क्लियरली दिखा रखा है। ये एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। और ये बीच में क्या है, ये है मिरर, है ना। जब एफ का इमेज हम लोग देख रहे हैं दूसरी ओर, तो दिखाई क्या दे रहा है कि ये देखिए ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोजीशन जो है वो इमेज के लेफ्ट में अपीयर हुआ है। ध्यान देना है बाबू, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पोजीशन, राइट वाला पोजीशन इमेज के लेफ्ट में अपीयर हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पोजीशन जो इमेज के राइट में अपीयर हुआ। तो हुआ क्या है यहाँ पर, जो जब इमेज बना है तो कुछ स्पेशल चेंजिंग इसमें नहीं हुआ है। इसमें हुआ क्या है, तो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज के राइट में अपीयर हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज के लेफ्ट में आ जा रहा है। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि लेफ्ट और राइट ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक ना, आपस में इंटरचेंज हो गए। देखिए इसी फेनोमेना को हमने कहा भी है कि लेफ्ट, यहाँ देखिए, लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड इन इमेज ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन। प्रतिबिंब निर्माण के दौरान वस्तु के बाएं तथा दाएं भाग अंतः परिवर्तित माने आपस में बदल जाते हैं। अंतः परिवर्तित होने की घटना को हम लोग पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। तो पार्श्विक उत्क्रमण जो घटना थी बड़ा आसान थी। लैटरल इन्वर्सन का फेनोमेना बड़ा आसान था कि जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज के राइट में चला आता है, और इमेज का लेफ्ट ऑब्जेक्ट के राइट में चला जाता है। बड़ा इजी बात है। अब यही रीजन है बाबू, यहाँ देखिए ये एम्बुलेंस। अब देखिए बाबू, यही बार बार हम समझाते हैं, लोग समझने का नाम नहीं लेता, बस ट्रायल तो करेंगे ही करेंगे, याद लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है ये देखा जाए। अच्छा बस आज भर, कल से इस समस्या का भी हम समाधान कर देंगे, कल से कोई नहीं लिख पाएगा। अब हम समझ गए हैं कि आप लोगों को कोई भी ऑप्शन आपके लिए रखना बेकार है। देखिए अभी हम बोल रहे हैं, पहले एक आदमी शुरू कर दिए। वाई, क्यों, क्या जरूरत है सब करने की? आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप केवल लिखिए, आप केवल पढ़िए, समझिए। ऑलरेडी आप मेरा समय भी बर्बाद करते हैं। आ जाइए, हम लैटरल इन्वर्सन के कारण क्या होता है आपने देखा होगा। एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस लिखा होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए बगल में एम्बुलेंस क्या है, आप देखिए ना, हु इज आर्मी लवर। आज आज चलिए आप लोगों के साथ पढ़ाई कम हो। आर्मी लवर कहाँ गए, आर्मी लवर तो ढूंढ लिया जाए, कहाँ है आर्मी लवर। आर्मी लवर बाबू आज, चलिए आर्मी लवर एक आदमी जो अभी डिस्कशन
छेड़छाड़ किया उसको मैंने बाहर कर दिया। अब यही करना पड़ेगा, जो छेड़छाड़ करेगा उसको क्लास से बाहर कर देना पड़ेगा। देखिए बाबू, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है, एम्बुलेंस लिखा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक ना, आपको दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता है ना, कुछ इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है। आप देख पा रहे हो, कुछ विशेष थोड़ी है इसमें। आप देखिए ना, ये जैसे एक एक इसी लेटर की बात कीजिए, तो इसका अब एम्बुलेंस आगे वाले लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है बाबू, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होने वाला है, तो जब किसी गाड़ी, मान लीजिए हम आगे आगे कोई गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है, और उस गाड़ी के पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो हम तो पीछे घूमेंगे नहीं, हम देखते हैं अपने मिरर में उस एम्बुलेंस को। जब हम अपने मिरर में एम्बुलेंस को देखते हैं, तो एम्बुलेंस जो कि एक्चुअली इस तरीके का लिखा हुआ है, इसका इमेज हमें अपने मिरर में दिखाई देता है, तो सीधा दिखाई देता है, तो हम समझ जाते हैं कि पीछे गाड़ी है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस बड़ा इमरजेंसी गाड़ी होती है, इसलिए इसको हम लोग तुरंत साइड दे देते हैं। इस तरीके से एम्बुलेंस, फायर, पुलिस, इन सब गाड़ियों पर आगे जो लिखा होता है वो लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, ताकि उसके भी आगे चलने वाला ड्राइवर आसानी से समझ जाए कि इमरजेंसी गाड़ी है, और क्या कर देता है, तो सीट आगे के लिए लास्ट रहता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन क्लीन मिरर से, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना आया था लैटरल इन्वर्सन, जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब आज से हम मूव कर रहे हैं बाबू स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर की तरफ इतने सारे पार्ट्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, इन सभी चीजों को समझने के लिए देखिए आपके पास आगे एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में जितने भी पार्ट्स हम अभी पीछे नाम लिख रखे थे, इन सारे पार्ट्स को हम लोग इस डायग्राम में जो है वो समझा रहे हैं। याद रखिए बाबू, ये दोनों मिरर हमने बना रखा है, ये है आपका एक कनकेव मिरर, और ये है आपका एक कन्वेक्स मिरर। देखिए ना, फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये आपका ये जो यहाँ देखिए, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है। हमारे माउस के स्पॉटलाइट पे ध्यान देंगे, ठीक है। उत्कर्ष पांडे हैंड रेज किए हैं बाबू, बोलने का ऑप्शन आपको लास्ट में देंगे, अगर साउंड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दीजिए, किसी को भी बोलने का ऑप्शन लास्ट में देंगे। ये बाबू हमारा एक कनकेव मिरर हो गया, ठीक ना। ये कनकेव मिरर ऐसा लग रहा है, देखिए ये डॉटेड लाइन से हमने जो दिखाया है ना, डॉटेड लाइन में एक कंप्लीट स्फेयर है, डॉटेड लाइन में एक कंप्लीट स्फेयर है, ठीक है, और इस कंप्लीट स्फेयर का ही एगो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये कनकेव मिरर। या वैसे ही बिल्कुल जस्ट वही बात आपको बगल में कन्वेक्स मिरर में भी आपको दिखाई दे रहा है। कन्वेक्स मिरर में भी डॉटेड लाइन से एक कंप्लीट स्फेयर हमने आपको दिखाया है, एक पूरा गोला हमने आपको दिखाया, और इसी गोले का, इसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट जो है मिरर है। तो आप फिलहाल कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है, तो एक ऐसा दर्पण है जो किसी गोले का भाग लगता है, जो किसी स्फेयर का पार्ट हम लोगों को फील होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब स्फेयर होगा, स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का सेंटर भी होगा। देखिए यहाँ पर हमने सी से इंडिकेट कर रखा है स्फेयर का सेंटर, इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है हमने सी, ये क्या है, ये जो स्फेयर हम लोगों ने माना है कि ये मिरर है, और मिरर हमारा ये इस पूरे स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही यह भी मिरर है, यह मिरर जो है स्फेयर का पार्ट है, और उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बाबू हम लोगों ने सी से डिनोट किया। एक और बात देख लीजिए, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने है, और कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे है, ओके। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब सेंटर है तो रेडियस भी होगा। रेडियस कहाँ से कहाँ तक नापा जाएगा बाबू, यहाँ से लेकर के, स्पॉटलाइट हमारा ध्यान देना है, स्पॉटलाइट हमारा यहाँ से लेकर के और ये वाला डिस्टेंस सेंटर तक, कहीं से भी, यहाँ से भी सेंटर तक, यहाँ से भी सेंटर तक, कहीं से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक, आप जो डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे उसको सेंटर ऑफ कर्वे सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। या यूं कहिए कि अभी तो हमने कहा था कि स्फेरिकल मिरर जो है
वो एक स्फेयर का भाग लगता है, हमको ऐसा लगता है कि छोटा किसी स्फेयर में से काट के निकाला गया है और तब स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, चाहे वह कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। तो उस स्फेयर का रेडियस भी होगा, उसी के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग यहाँ से ले करके इस सेंटर तक आएंगे, इसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बाबू हम लोगों ने आर से डिनोट किया है। ओके, उसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, सॉरी, ये हमारा मिरर हो गया, ठीक ना। और मिरर का एक मिड पॉइंट है, मिरर का एक मिड पॉइंट है जिसको हम लोगों ने पोल कहा है, पी से नोट किया है, ठीक ना। तो मिरर का मिड पॉइंट, दर्पण का मध्य बिंदु, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप देख रहे होंगे बाबू, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया है। पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। यहाँ भी देखिए वही काम किया गया है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया है, और ये लाइन आगे पीछे कहीं भी खींच बढ़ाया जा सकता है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दिया, कितने पार्ट्स, एक पार्ट आपको दिखाई दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पार्ट आपको दिखाई दिया पोल, तीसरा पार्ट आपको दिखाई दिया प्रिंसिपल एक्सिस, और चौथा पार्ट आपको दिखाई दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस एक डायग्राम में हमने दोनों मिरर के लिए, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, चार पार्ट्स को दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग आते हैं बाबू अगले पार्ट्स में। यहाँ देखिए, ये जो है ना, इस पार्ट्स में हम क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा मिरर हो गया, ये जो है हमारा कनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। पहले अवतल दर्पण को समझ लेते हैं। इस पे यहाँ देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच रेज इंटर हुए हैं, जो पांचों के पांचों रेज आके मिरर से टकरा के और मिरर से इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। सबसे खास बात देखिए कि परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है एक पॉइंट पे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब हमने ये बताया कि कनकेव मिरर में अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ आकर के टकराए मिरर पे, और टकराने के बाद क्या हो जाए, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए, तो उस एक पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया बाबू फोकस, एफ से नोट किए हैं, उसको हमने नाम दिया है फोकस। जबकि कन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में थोड़ा सा इससे अलग हो रहा है। यहाँ भी देखिए बाबू, यहाँ भी बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है, समानांतर प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ पर अपवर्तित हो रही हैं, टकरा रही हैं। टकराने के बाद सबका परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद देखिए बाबू, ये सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं, ये सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं, लेकिन डॉटेड लाइन से हमने सबको पीछे बढ़ाया है, तो ये सब आकर के ऐसा लग रहा है कि एफ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको फोकस कहेंगे। तो अब दो बातें आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं या आपतित होते हैं, वो दर्पण से टकराते हैं, और दर्पण से परावर्तन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है बाबू, तो एक पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट हो जाता है। वो एक पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट हो जाता है, कट जाता है, या फिर इंटरसेक्ट होता हुआ फील होता है, कटता हुआ फील होता है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है या इंटरसेक्ट होता हुआ फील होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाबू कनके सॉरी फोकस। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाले, देखिए विराट कोहली आए हैं क्लास में आज हमारे, ठीक ना। इनको भी बाहर किया जाए, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, विराट कोहली की भी, ठीक ना। विराट कोहली बाबू, आप लोग बात मानेंगे नहीं तो यही काम करना पड़ेगा, विराट कोहली को बाहर निकाल दिया जाए। देखिए अब वो जल्दी 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 किए जा रहे हैं कि सर तब निकाल देंगे। जो भी ड्राइंग करेगा, इस बार कौन है बाबू, चलिए यहाँ आते हैं फिर से। एक
चैट आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष बाबू पूछ रहे हैं कि इसको लिखते चलना है। बिल्कुल बाबू, आप नोट्स बनाते रहिए। और वैसे आज मैं शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ, आज या कल मैं शेयर करूंगा, तो आप उससे भी हेल्प लेकर के भी नोट बना सकते हैं। तो आपको क्या दिखाई दिया बाबू? यहाँ पे हमको दिखाई दिया कनके बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं और टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, या यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हुए फील हो रहे हैं, कटते हुए फील हो रहे हैं, है ना। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बाबू फोकस। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। और एक बात देखिए, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ देखिए एफ से डिनोट किया गया है। यहाँ भी पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बाबू फोकस, और एफ से डिनोट किया गया। यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है बाबू वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक और बात है ना, एक और बात, बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि हालांकि क्लास 10th लेवल में आता था, हम लोग के लेवल में तो नहीं आता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं बाबू, आप लोग फटाक से यह क्वेश्चन लिखिए। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं? वाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। वाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। अब चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब। पहले में हमने क्या कहा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। देखिए एक्चुअली इसके पहले जब हम लोग बीम के बारे में पढ़ रहे थे ना, प्रकाश पुंज के बारे में, तो 3 तरह के बीम हम लोगों ने देखा था। एक पैरेलल बीम, समानांतर प्रकाश पुंज, है ना, और दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जिंग बीम, और तीसरा होता था अपसारी प्रकाश पुंज, है ना, डाइवर्जिंग बीम। तो अभी हम बात कर रहे हैं बाबू पैरेलल। फिर से याद दिला दे आपको, पैरेलल बीम जो है सारे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल होते थे। कन्वर्जिंग में सब एक जगह आके मिल जाते थे, और डाइवर्जिंग में सब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाते थे। तो अब यहाँ देखना है बाबू कि यहाँ जो है बहुत सारे रेज आए हैं ना, हु इज दिस? लोग समझने का नाम नहीं लेंगे, है ना। अब लगता है तुरंत लेफ्ट लेफ्ट कर गया। अभी अभी जिन्होंने किया उनका नाम था तेरे बाप। काइंडली रिक्वेस्ट है वैसे लोगों से, जिनको नहीं पढ़ना है, छुट्टी चल रही है, आराम से मौज मस्ती कीजिए। दिख नहीं रहे हैं, करने के बाद लगता है लेफ्ट हो गया क्या। एक मिनट, हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। एक तो नाम आएगा तेरा बाप। चलिए इनको भी मैंने बाहर कर दिया। चलिए अब वही बात हो जाती है, इस तरह के डिस्टरबेंस होंगे, क्लास में अननेसेसरली टाइम बर्बाद होगा, और ये बच्चे समझ रहे हैं कि हम हमसे चालाक हुए, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं सर को क्लास में। हमारा क्या डिस्टरबेंस होगा? डिस्टरबेंस होगा तो हम क्लास बंद कर देंगे।
यहाँ देखिए बाबू, बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, और अभी जब तक मिरर पे आ रहा था तब तक तो पैरेलल था, लेकिन टकराने के बाद देखिए एक जो है यहाँ आ गया बाबू, पहला, दूसरा भी यहाँ आ गया, ठीक है, तीसरा ये भी टकराने के बाद यहीं पे आ गया बाबू, ठीक है, चौथा ये भी टकराने के बाद यहीं पे आ गया, पांचवा ये भी। तो इस बार जो है ये सारे रेज ऑफ लाइट पहले कैसे थे, पैरेलल थे, समानांतर प्रकाश पुंज था, पैरेलल बीम था, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर ने, दर्पण ने क्या कर दिया, उसको कन्वर्जिंग बना दिया, अभिसारी बना दिया, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहते हैं। जस्ट उसी के जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी कनकेव मिरर में भी बाबू अलग अलग रेज आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारा रेज, ये भी यहाँ से निकला हुआ है, इधर गया, ठीक ना, ये भी लग रहा है कि यहीं से निकला हुआ है और इधर गया है, ठीक है, ये भी लग रहा है कि यहीं से निकला हुआ है और इधर गया है। मैंने जितने भी रेज ऑफ लाइट है ना बाबू, ये सब एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हुए फील हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हुए फील हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या कर दिया, तो इस तरह के प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज हम लोगों ने कहा था, डाइवर्जिंग बीम हम लोगों ने कहा था। तो क्या कहेंगे कि यह मिरर जो है वो पैरेलल बीम आ रहा है, पैरेलल बीम आ रहा है, पैरेलल बीम आने के बाद अब देखिए स्नेहा, स्नेहा अभी शुरू की थी, छोड़ दी, चलिए अच्छी बात है। पैरेलल बीम आकर के इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन जब मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो वो बन जा रहा है डाइवर्जिंग, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर हमने कहा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप खूब अच्छे से समझा सकते हैं बाबू। एक आपने कहा था कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, तो बड़ा आसानी से हम लोग बताएंगे कि कनकेव मिरर क्या करता है बाबू, तो पैरेलल बीम को एक जगह मिला देता है, इसलिए कन्वर्जिंग कहते हैं। डायग्राम बना देंगे हम लोग। फिर कन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है बाबू, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और आप आराम से दोनों का डायग्राम बना के समझा सकते हैं। खैर, इस पार्ट्स में हम लोगों ने फोकस और फोकल लेंथ के बारे में जाना, फोकस और फोकस दूरी के बारे में जाना, 4 पार्ट्स के बारे में पीछे देखे थे बाबू। और भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स और भी हैं, और पार्ट्स यहाँ देखिए, फोकल प्लेन, अगले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा फोकल प्लेन, ठीक ना। एक्चुअली इस बार जो रेज ऑफ लाइट है ना, आपस में तो पैरेलल है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेन एक्सिस है, उसके पैरेलल नहीं है। तो ये आपस में पैरेलल है तो एक पॉइंट पे मिलेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होता तो यहाँ पे मिलता, है ना। या कहीं ये जो ऊपर हमने रेज दिखाए, ये रेज अगर हमने ऐसे एक रे इधर, एक, सॉरी माफ कर, ये अगर हमने यहाँ दिखाया होता बाबू, यहाँ नीचे में इसके, कि एक रे इधर, है ना, फिर दूसरा रे इधर, फिर तीसरा रे इधर, मैंने नीचे में दिखाया होता ना, तो जैसे यह F1 पे कटा है, वैसे यहाँ पे एगो पॉइंट मिला होता हम लोगों को, है ना, वैसे यहाँ पे एगो पॉइंट मिला होता। मतलब अब देखिए, जितने भी अलग अलग तरह के पैरेलल लाइंस आप खींचिएगा ना, वे सारे इसी प्लेन में आकर के इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यह एक काल्पनिक प्लेन है जो हम लोगों ने मान लिया है, आभासी प्लेन है जो हम लोगों ने मान लिया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकल प्लेन, इसको हम लोग कहेंगे फोकल प्लेन, ठीक है। अब देखिए अगला, तो ये हम लोगों का हो गया बाबू, चलिए ये हम लोगों का हो गया। अभी अलग अलग पार्ट्स आपने देखा, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने देखा। अब मैं अलग अलग पार्ट्स में, स्पेशली पार्ट्स है बाबू, 2 पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में स्पेशली 2 पार्ट्स हैं बाबू, कनकेव मिरर और कन्वेक्स, सॉरी, F&R, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों में रिलेशनशिप देखा गया है बाबू। देखिए अब हम आपके सामने
डायग्राम एगो बना हुआ है, हम लोग इसमें रिलेशनशिप डिनोट करने चल रहे हैं, रिलेशनशिप पता लगाने चल रहे हैं एफ और आर में क्या रिलेशन है। ठीक ना, आप पढ़े हुए हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, चाहे आर इज इक्वल टू 2f, उसी बात को प्रूफ करने का हम प्रयास कर रहे हैं बाबू। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये हम लोगों का एक मिरर हो गया है यहाँ पे, तो देखना है बाबू, ये एक मिरर हो गया आपका, इस मिरर का हमने नाम दिया होगा ए बी ना एम एन, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख लेंगे इस मिरर का नाम यहाँ पर बाबू एम, और यहाँ पर बाबू एन। ठीक ना, ये मिरर के नाम हो गए बाबू, मिरर का नाम हो गया एम एन। अब इस पर देखिए, एगो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इंसिडेंट हो रही है ए बी, रिफ्लेक्शन के बाद यह टकराया और टकराने के बाद फोकस से होते हुए आगे निकल गया बाबू। ठीक ना, आप देखिए हमने लिखा हुआ है कि लेट एम एन इज अ कनकेव मिरर, a ray AB parallel to its principal axis incidents upon it and goes through F after reflection। ठीक है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, प्रकाश की एक किरण ए बी जो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। और ये देखिए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने बी से सी को मिला दिया। यह डायग्राम बड़ा इजी है बाबू। अब इस डायग्राम, अब इसको समझने के लिए बाबू हम यहाँ आते हैं, आप देख लीजिएगा कुछ चीजें हम अभी आपको दिखा रहे हैं इस फिगर में। एक एंगल है हमारा ए बी सी, फिगर में देखिए ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ना बाबू, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। तो हमने आगे के स्लाइड में, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बाबू, हमने आगे के स्लाइड में यहाँ पे देखिए बाबू, आगे वाले पेज पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ए बी सी और सी बी एफ बराबर है। अभी हमने कहा देखिए ए बी सी है ना, और सी बी एफ, ठीक हमने लगाया है ए बी सी और सी बी एफ, ये क्या है बाबू, बराबर है। तो हमने लिख रखा है कि बराबर है, क्यों बराबर है, तो आई बराबर आर है। ठीक है, उसके बाद हमने लिख रखा है बाबू कि ए बी सी, फिर आइए आइए यहाँ पे ए बी सी और बी सी एफ, है ना, ए बी सी और बी सी एफ, ये कौन वाला एंगल है, इस बात को समझिए। ए बी सी ये वाला एंगल बाबू, और बी सी एफ ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ये क्यों बराबर है, तो मैथमेटिक्स में इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक ना, मैथमेटिक्स में इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी सी और बी सी एफ ये इक्वल है, अल्टरनेट है, माने एकांतर है। अब फिर देखिए ना बाबू, दोनों इक्वेशंस के एलएचएस आपस में इक्वल है, एबीसी, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। दोनों के एलएचएस आपस में इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे। तो एक का आरएचएस है सीबीएफ और दूसरे का है बीसीएफ, सीबीएफ और बीसीएफ इक्वल हो गया। अब फिर से आ जाइए फिगर में सॉरी, फिर से आ जाइए सीबीएफ और बीसीएफ, ये जो दो, जिन दोनों को इक्वल हमने दिखाया था ना, ये सीबीएफ था, सीबीएफ ये वाला एंगल, और ये बीसीएफ ये दोनों तो एक ही ट्रायंगल के एंगल हो गए बाबू, है ना। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आइसोस्केल्स हो जाता है। ठीक ना, वो दोनों ट्रायंगल्स आइसोस्केल्स हो जाते हैं बाबू। तो यहाँ देखिए ए बी बी सी एफ को हमने आइसोस्केल्स कह दिया। आइसोस्केल्स का मतलब कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। आइसोस्केल्स समद्विबाहु का मतलब दुगो भुजा बराबर, दुगो साइड बराबर, कौन कौन, तो जो जो एंगल्स आपस में इक्वल है, यहाँ देख लीजिए बाबू, एक ये वाला एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड सी एफ, और एक ये वाला एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला साइड बी एफ। ये सी एफ और बी एफ जो है आपस में बराबर होंगे, यहाँ लिखा हमने बी एफ इक्वल टू सी एफ। फिर आ जाइए बाबू, इसमें सी एफ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। इसका मेजरमेंट करने के लिए हम P से C तक मेजरमेंट करते हैं, P से C तक मेजरमेंट करते हैं, फिर उसमें से P से F तक घटा लेते हैं, तो CF बचेगा, है ना। तो अगले बार में देख लीजिए बाबू, यहाँ पर CF के जगह पे PC माइनस PF लिख दिया है।
बी एफ वैसा ही है। अब यहाँ पे एगो कल्पना किया जाता है कि ये हमारा जो मिरर है बाबू, ये हमारा जो इतना बड़ा मिरर है, यह मिरर बहुत छोटा हो। मान लेते हैं कि यह मिरर कितना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, या इससे भी छोटा हो, मिरर हमारा इतना छोटा हो, है ना। तो जब ये मिरर जितना ज्यादा छोटा आएगा ना, उतना बी पॉइंट जो है पी के करीब आ जाएगा। बहुत ज्यादा छोटा हो जाने पर पॉइंट बी जो है पॉइंट पी पर चला आता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां हम बी एफ लिख रहे हैं, वहां हम लोग पी एफ भी लिख सकते हैं। आगे देखिए अगले वाले सॉरी आगे वाले स्टेप में देखिए हमने क्या लिख रखा है बाबू। तो बी एफ के हमने लिखा वही बात कि मिरर इज वेरी स्मॉल, देन पॉइंट बी विल कोइंसाइड ऑन पी, है ना। दर्पण बहुत छोटा हो तो बी जो है पी पर आ जाएगा। तो यहाँ बी एफ के जगह पे हमने लिख दिया पी एफ, बी एफ के जगह पे पी एफ। तो फिर बी एफ का अभी यहाँ पे मान निकला था पीसी माइनस पी एफ, आप देख पा रहे होंगे। बी एफ का यहाँ पर बाबू मान निकला था पीसी माइनस पी एफ, और बी एफ का यहाँ पर मान निकला पी एफ। तो इस तरीके से पीसी माइनस पी एफ और पी एफ मैंने इन दोनों का एल एच एस, इसका आर एच एस और इसका आर एच एस, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। फिर ये वाला पी एफ, ये वाला पी एफ जो है ना इधर माइनस में है, जब इसको इधर ले जाएंगे आर एच एस में ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा। तो पी एफ प्लस पी एफ मिल गया, यहाँ देख लीजिए 2 पी एफ हो गया। अब फिर आइए पी का मतलब पोल, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर यहाँ पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ। तो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पे आर लिख दिया हमने, पी और एफ पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ कहा, तो इसके जगह पे एफ लिख, तो आर बराबर 2f, अच्छा एफ बराबर आर बाई 2। ये हम लोगों का इक्वेशन प्रूफ हो गया, जो कि क्लास 10th में भी एक बार प्रूफ किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपके सामने हमने अवतल दर्पण में प्रूफ किया है, कनकेव मिरर में प्रूफ किया है, वैसे ही आपको उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने है, ये पीडीएफ आपके पास आज चला जाएगा, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अगले दिन के क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के कुछ स्पेशल रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, यहाँ देख लीजिए कुछ स्पेशल रेज के बारे में पढ़ेंगे। या स्पेशल रेज यहाँ देख लीजिए, जो 3 बातें हमने यहाँ लिखी हैं वही 3 बातें दिखा रहे हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आती है तो टकराने के बाद फोकस पे चली जाती है, चाहे फोकस से आती हुई फील होती है, पहला रे। दूसरा रे या दूसरा इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई है, ठीक है। और अगर फोकस से आएगी तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा वाला रेज बाबू की अगर अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आए, तो टकराने के बाद आप देख पा रहे होंगे बाबू ये जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में लौट गया है। यहाँ दोनों तरफ का डायरेक्शन दिखाया गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है वो उसी पर रिटर्न हो जाता है। और तीसरा जो रे है वो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर के पोल पर आकर के इंसिडेंट होता है, ध्रुव पर आकर टकराता है, तो वो परावर्तित होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मान के परावर्तित होता है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस और आने वाले लाइट के बीच का एंगल इंसिडेंस रे, और प्रिंसिपल एक्सिस और जाने वाले लाइट के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये तीनों रेज आप यहाँ से भी पीडीएफ हम आज आपको सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में अभी क्लास के बाद। तो आप यहाँ तक आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इमेज का फॉर्मेशन हम लोग को देखना है बाबू, अलग अलग कंडीशंस में, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों को पढ़ना है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन। अगर आपको याद आ रहा होगा बाबू, तो ये सारी बातें जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 10th में भी हम लोगों ने एक बार पढ़ा था। आज का मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, समय हमारे पास बचा हुआ है 4 मिनट। आप सभी लोगों को मैंने ऑप्शन दे दी है, आप अपने आप को चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सर हाँ। ये जो एफ एंड आर में अवतल दर्पण में जो एफ और आर का रिलेशन बताएं वो समझ में नहीं आया है। ठीक है, क्लास में तो मान लीजिए कि आज का समय ओवर हो गया है, ठीक है। उसको वीडियो में देख लीजिएगा, हम आज 2 वीडियो भेजेंगे आपको,
दोनों वीडियो में देख लीजिएगा। यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो फिर कल पूछिएगा, फिर कल हो चलेगा। ओके सर दोनों वीडियो ग्रुप में ही सर भेजिएगा ना? है। दोनों वीडियो ग्रुप में ही ना हाँ भेजिएगा? हाँ, दोनों वीडियो ग्रुप में ही भेजेंगे। ठीक है सर फोकल और फोकस लेंस थोड़ा एक बार दिखा दीजिएगा कौन कौन है, बस वीडियो वहाँ पे फिगर में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जितने भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं ना, वो सारा रेज ऑफ लाइट इस ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस को हम किसी दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बाबू, है ना। तो ये जो ये ऊपर दो और नीचे दो, इनफैक्ट एगो यहाँ भी, जितने भी रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। तो दर्पण से जब टकराया, मिरर से जब रिफ्लेक्ट हुआ, तो टकराने के बाद एक बिंदु पे आके मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, लेकिन यहाँ पे टकराने के बाद तो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, लेकिन लग रहा है कि इस बिंदु पे आके मिल रहे हैं। तो बस यही हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कटते हैं या कटते हुए फील होते हैं, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। और उसके बाद ये फोकस से लेकर के, ठीक है, इस पोल के बीच का डिस्टेंस नापिएगा, तो इसको हम लोग फोकल लेंथ का, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पोल से लेकर के और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हमने यहाँ एफ से डिनोट कर रखा है। और बोलिए बाबू सर कन्वेक्स वर्चुअल ही ना होगा, कन्वेक्स वर्चुअल? हाँ, कनकेव में रियल फोकस है और कन्वेक्स में वर्चुअल फोकस है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाई जो बार बार ड्राइंग कर रहे हैं बाबू, आप लोग नहीं पढ़ना है क्लास में तो नहीं ज्वाइन कीजिए, कम से कम जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। दूसरी बात है कि पहले दूसरे दिन क्लास में उपस्थिति अच्छी थी, आज के क्लास में टोटल 37 लोग अवेलेबल है बाबू। तो जो लोग क्लास में अपीयर नहीं हो रहे हैं या आपके जो भी दोस्त मित्र वगैरह हैं, उन सबको आप बताइए कि क्लास चल रहा है, क्लास में आप आइए। अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए नो, हम आगे बढ़ें। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो 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 नो, रिया रानी नो, ठीक है, गुड गुड, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हम लोग का लगभग समाप्त होने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं, F बराबर R/2, आपको यदि दिक्कत होगा तो हम कल एक बार फिर क्लास में समझा देंगे, है ना। और अदरवाइज उसके बाद कल का हम लोग का टॉपिक था स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। हाँ बोलिए बाबू, जॉनी सिंह। आप लोग तो बार बार बोलते हैं कि नाम अपना अपना लगाइए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बाबू, आप अनम्यूट कीजिए जॉनी, जो है जॉनी। चलिए टाइम ओवर हो चुका है हम लोग का, इसलिए गुड बाय टू ऑल।